मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर अचानक गायब हो गए। इनमें से एक थे अंकुर मलिक, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की साइबर सेल में तैनात थे। अंकुर ने 7 दिन की मेडिकल लीव ली थी। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें कुछ दिन आराम करना है। इसलिए अधिकारियों ने उनकी छुट्टी मंजूर कर दी। लेकिन 7 दिन पूरे होने के बाद भी अंकुर ड्यूटी पर वापस नहीं आए। उन्होंने न छुट्टी बढ़ाने की जानकारी दी और न ही अपने किसी अधिकारी से बात की। दूसरी तरफ शाहदरा के मानसरोवर पार्क थाने में तैनात नेहा पूनिया भी अचानक ड्यूटी पर आना बंद कर चुकी थी। उन्होंने न छुट्टी ली थी, न किसी को बताया था कि वह कहाँ है और न ही अपने किसी अधिकारी से बात की। शुरुआत में सबने सोचा शायद कोई निजी परेशानी होगी, परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दोनों के मोबाइल फोन लगातार बंद मिलने लगे, तब मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। अधिकारियों ने बार बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन बंद ही आया। उन्होंने व्हाट्सएप पर भी कई मैसेज किए, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अफसर अचानक हवा में गायब हो गए हों। अब विभाग की चिंता बढ़ने लगी थी। आखिर दिल्ली पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर एक साथ बिना कोई सूचना दिए कहां चले गए थे? उनका मोबाइल बंद था और किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। क्या यह महज एक संयोग था या फिर इस गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? अब सवाल था कि आखिर ये दोनों पुलिस अफसर थे कौन, जिनके अचानक गायब होने से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया था? सबसे पहले बात करते हैं अंकुर मलिक की। वह उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था। अंकुर 2012 में सिपाही भर्ती हुआ। उसने एग्जाम पास कर 2021 में एसआई बना। उसकी पोस्टिंग उत्तर पूर्वी दिल्ली की साइबर सेल में हुई थी। अंकुर साइबर सेल में काम करता था। उसका काम ऑनलाइन ठगी के मामलों की जांच करना था। जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता, तो उसकी टीम उस मामले की जांच करती थी। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की उसे अच्छी जानकारी थी, इसलिए साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में उसे अनुभवी अधिकारी माना जाता था। अगर उसकी निजी जिंदगी की बात करें, तो अंकुर शादीशुदा था और उसका एक छोटा बच्चा भी था। पत्नी एक हादसे में लकवाग्रस्त हो गई थी, जो गांव में थी। घर वालों को लगता था कि वह अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी से निभाने वाला एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। अब बात करते हैं नेहा पूनिया की। नेहा भी साल 2021 बैच की ही सब इंस्पेक्टर थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी तैनाती शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क थाने में हुई थी। नेहा भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने काम को लेकर जानी जाती थी और विभाग में उसकी पहचान एक मेहनती पुलिस अधिकारी की थी। नेहा ने 3 दिसंबर 2024 को जेल में तैनात एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट से शादी की थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन हो गई और वे अलग रहने लगे। अंकुर का अपना परिवार था, नौकरी थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता था जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दिलचस्प बात यह थी कि अंकुर मलिक और नेहा पूनिया सिर्फ एक ही बैच के पुलिस अधिकारी नहीं थे। दोनों ने साल 2021 में साथ ही पुलिस ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के दौरान उनकी रोज मुलाकात होती थी। क्लास, परेड और दूसरी गतिविधियों में वे अक्सर साथ रहते थे। इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी पहचान बन गई। वक्त बीतता गया और यह पहचान दोस्ती में बदल गई। वक्त बीतने के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों की पोस्टिंग अलग अलग थानों में हो गई। दूरी बढ़ गई, लेकिन दोनों की बात बंद नहीं हुई। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही रिश्ता एक दिन उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब तक दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि यह सिर्फ 2 पुलिस अफसरों के लापता होने का मामला है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे विभाग को हिलाकर रख दिया। दरअसल एक दिन साइबर सेल के पुराने मामलों की फाइलें देखी जा रही थीं। तभी अधिकारियों की नजर एक बैंक ट्रांजैक्शन पर पड़ी। उसे देखते ही सब चौंक गए। रिकॉर्ड में दिख रहा था कि जिन बैंक खातों को पहले फ्रीज किया गया था, उनमें से करोड़ों रुपए निकालकर दूसरे खातों में भेज दिए गए थे। पहली नजर में सब कुछ सही लग रहा था, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के साथ अदालत का आदेश भी लगा हुआ था। लेकिन जब उन आदेशों की जांच की गई और संबंधित अदालतों से मिलान कराया गया, तब पता चला कि वे आदेश असली नहीं थे। आज के समय में किसी दस्तावेज की हूबहू कॉपी तैयार करना पहले से आसान हो गया है। इसलिए बैंक और सरकारी विभाग सिर्फ मुहर या हस्ताक्षर देखकर फैसला नहीं करते। जरूरत पड़ने पर ऐसे दस्तावेजों की संबंधित कार्यालय से पुष्टि भी की जाती है। जिन कोर्ट ऑर्डरों के आधार पर पैसा निकाला गया था, वे असली थे ही नहीं।
उन पर अदालत की मुहर, दस्तखत और पूरा फॉर्मेट तक हूबहू कॉपी किया गया था। यानी किसी ने बहुत ही चालाकी से फर्जी कोर्ट ऑर्डर तैयार किए और उन्हीं के भरोसे बैंकों से करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा दिए। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग थे। पुलिस ने उन सभी बैंक खातों की जानकारी जुटाई जिनमें यह पैसा भेजा गया था। एक एक ट्रांजैक्शन की जांच की गई, दस्तावेज देखे गए और बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ हुई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को समझ आने लगा कि यह काम किसी छोटे मोटे ठग का नहीं हो सकता। जिसने भी यह सब किया था, उसे साइबर सेल के काम करने का तरीका, बैंकिंग सिस्टम और अदालत की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि कौन से दस्तावेज इस्तेमाल होते हैं, बैंक किन कागजों के आधार पर पैसा जारी करते हैं और सिस्टम की कमजोरियां कहां हैं। यहीं से पुलिस ने अपना ध्यान उन लोगों पर लगाया जिन्हें इन मामलों की पूरी जानकारी थी। ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई गई। जब एक एक नाम की जांच हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जिन दो पुलिस अधिकारियों के पास इन मामलों की पूरी जानकारी थी, वे दोनों पहले से ही लापता थे। एक नाम था एसआई अंकुर मलिक, दूसरा नाम था एसआई नेहा पूनिया। अब तक पुलिस उन्हें सिर्फ लापता अफसर मान रही थी, लेकिन इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच सीधे इन्हीं दोनों तक पहुंच गई। करोड़ों रुपए की इस धोखाधड़ी में अब सबसे पहले इन्हीं दोनों की भूमिका की जांच की जाने लगी। दरअसल अंकुर मलिक जिस साइबर सेल में तैनात था, वहां ऑनलाइन ठगी के मामलों की जांच होती थी। जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता, तो सबसे पहले आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते थे ताकि पैसा सुरक्षित रहे। बाद में अदालत के आदेश के आधार पर वही रकम पीड़ित के खाते में वापस भेज दी जाती थी। यह पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होती थी, इसलिए किसी को कभी इस सिस्टम पर शक नहीं हुआ। लेकिन अब दिल्ली पुलिस को समझ आ गया था कि मामला सिर्फ दो पुलिस अफसरों के लापता होने का नहीं है। जांच में सामने आई जानकारी से पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों अचानक गायब नहीं हुए थे। आरोप था कि करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद वे पहले से बनाई गई योजना के तहत फरार हो गए थे। इसके बाद अंकुर मलिक और नेहा पूनिया के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई। उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष टीम भी बनाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर दोनों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। इसका जवाब समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि साइबर सेल में काम कैसे होता है। साइबर ठगी के मामलों में पुलिस का काम सिर्फ आरोपी को पकड़ना नहीं होता, बल्कि ठगी के पैसों को सुरक्षित रखना भी होता है। अगर जांच के दौरान पता चल जाए कि पैसा किस बैंक खाते में गया है, तो पुलिस उस खाते को फ्रीज करवा सकती है। यानी जांच पूरी होने तक उस खाते से पैसे निकाले या ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। जब किसी के साथ ऑनलाइन ठगी होती है और वह पुलिस में शिकायत करता है, तो जांच शुरू होती है। अगर जांच के दौरान पता चल जाए कि ठगी का पैसा किस बैंक खाते में गया है, तो पुलिस सबसे पहले उस खाते को फ्रीज करवा देती है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पूरी करती है और मामला अदालत में जाता है। अदालत से आदेश मिलने के बाद बैंक उसी आदेश के आधार पर फ्रीज की गई रकम असली पीड़ित के खाते में वापस भेज देता है। ये पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक होती है और हर काम जरूरी दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। अंकुर मलिक रोज ऐसे ही मामलों की जांच करता था। इसी वजह से उसे इस पूरी प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हो गई थी। उसे पता था कि बैंक किन दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं, अदालत के आदेश कैसे होते हैं और सिस्टम में कहां-कहां चूक हो सकती है। पुलिस का आरोप है कि इसी जानकारी का उसने गलत फायदा उठाने की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक अंकुर को समझ आ गया था कि अगर अदालत के आदेश जैसा दिखने वाला एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया जाए, तो बैंक को यह भरोसा दिलाया जा सकता है कि पैसा असली पीड़ित के खाते में भेजा जा रहा है, जबकि हकीकत में वह रकम किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाई जा सकती थी। लेकिन यह सब अकेले करना आसान नहीं था। जांच में सामने आया कि नेहा पूनिया भी इस पूरे मामले में उसके साथ थी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर अदालत के नाम पर ऐसे फर्जी कोर्ट ऑर्डर तैयार किए जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। उन दस्तावेजों में अदालत की भाषा, फॉर्मेट और दूसरी जरूरी जानकारियों की इतनी अच्छी नकल की गई थी कि पहली नजर में किसी को उन पर शक नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी जरूरत ऐसे बैंक खातों की थी जिनमें यह पैसा भेजा जा सके। इसके लिए अंकुर और नेहा ने इलियास, आरिफ और शादाब से संपर्क किया। आरोप है कि तीनों को इस योजना में शामिल किया गया। आरोप है कि इन्हीं लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के लिए किया गया।
इसके बाद एक एक करके फर्जी कोर्ट ऑर्डर बैंकों को भेजे गए। बैंक अधिकारियों ने उन्हें असली समझकर फ्रीज किए गए खातों से पैसा जारी कर दिया, लेकिन वह रकम असली पीड़ितों तक पहुंचने के बजाय सीधे इन खातों में चली गई। शुरुआत में रकम कम थी, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब हर बार यही तरीका सफल होता गया तो इनका हौसला भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने कई मामलों में इसी तरीके का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया कि इस पूरे खेल के जरिए साइबर फ्रॉड के फ्रीज खातों से करीब 2 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। यानी जिन पैसों का इंतजार असली पीड़ित कर रहे थे, वे पैसे चुपचाप अपराधियों के कब्जे में पहुंच चुके थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे खेल को अंजाम देने वाले कोई बाहरी ठग नहीं, बल्कि खुद दिल्ली पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर थे। दोनों खुद पुलिस अधिकारी थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता था कि पुलिस किस तरह जांच करती है और किसी आरोपी तक कैसे पहुंचती है। इसी वजह से उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए, बैंक खातों का इस्तेमाल भी लगभग बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वे अलग अलग शहरों में नकली नाम से रहने लगे। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जांच शुरू हुई तो सबसे पहले उन सभी बैंक खातों की जानकारी निकाली गई जिनमें फर्जी कोर्ट ऑर्डर के जरिए पैसा भेजा गया था। पुलिस ने एक एक ट्रांजैक्शन देखा। जिन लोगों के खातों में पैसा पहुंचा था, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई गई। तभी पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। इसके पीछे पूरी तैयारी के साथ काम किया गया था। अब पुलिस का पूरा ध्यान अंकुर और नेहा पर था। दोनों के मोबाइल बंद थे, इसलिए उनसे जुड़ा हर दूसरा सुराग तलाशा जाने लगा। पुलिस ने होटलों का रिकॉर्ड देखा, टोल प्लाजा के रिकॉर्ड खंगाले और यह भी पता लगाया कि दोनों किन किन जगहों पर गए थे। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक होटल का रिकॉर्ड लगा। वहां एक लड़का और एक लड़की नकली नाम से रुके थे। नाम तो बदल दिए गए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे झूठ नहीं बोलते। जब पुलिस ने फुटेज देखी तो दोनों की पहचान हो गई। वे कोई और नहीं बल्कि अंकुर मलिक और नेहा पूनिया थे। यही वह पहला सुराग था जिसने पुलिस को उनके और करीब पहुंचा दिया। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि होटल से निकलने के बाद दोनों कहां गए। इसके लिए होटल के कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इसी दौरान पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गई जिसने अंकुर और नेहा को होटल से आगे छोड़ा था। ड्राइवर ने बताया कि रास्ते भर दोनों बार बार अपनी मंजिल बदल रहे थे। पहले एक जगह चलने को कहते, फिर थोड़ी दूर जाकर दूसरी तरफ मुड़ने को बोल देते। इससे पुलिस को समझ आ गया कि दोनों जानबूझकर अपना ठिकाना छिपाने और पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इधर पुलिस की तकनीकी टीम भी लगातार सुराग जुटाने में लगी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा कभी-कभी अपने घरवालों से इंटरनेट कॉल पर बात करती थी। वह सामान्य फोन कॉल नहीं करती थी। पुलिस के मुताबिक वह वीपीएन का इस्तेमाल करती थी ताकि उसकी असली लोकेशन का पता न चल सके। यह भी जानना जरूरी है कि वीपीएन का इस्तेमाल करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। बहुत से लोग अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी अपराध को छिपाने के लिए किया जाए तो जांच एजेंसियां दूसरे डिजिटल सबूतों की मदद से भी आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। पुलिस ने कॉल का समय, इंटरनेट से जुड़े रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल सुरागों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे पुलिस को अंदाजा हो गया कि दोनों किस इलाके में छिपे हो सकते हैं। इसी बीच पुलिस के हाथ एक और अहम सुराग लगा। जांच में पता चला कि फरारी के दौरान काफी मात्रा में सोना खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस उन ज्वेलरी दुकानों तक पहुंची जहां नकद देकर सोना खरीदा गया था। दुकानदारों को खरीदने वालों के चेहरे ठीक से याद नहीं थे, लेकिन दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस का काम आसान कर दिया। जब फुटेज देखी गई तो उसमें दिख रहे लड़का और लड़की की कदकाठी, चलने का तरीका और हाव भाव अंकुर और नेहा से काफी मिलते थे। अब पुलिस को लगने लगा था कि दोनों लगातार शहर नहीं बदल रहे, बल्कि कहीं एक जगह ठहर कर रह रहे हैं। इसके बाद जांच टीम ने एक बार फिर उन बैंक खातों और लोगों की जानकारी देखनी शुरू की जिनका इस्तेमाल इस फ्रॉड में हुआ था। इन्हीं सुरागों से पुलिस को मध्य प्रदेश का पता चला। फिर पुलिस का ध्यान इंदौर की तरफ गया। वहां हाल ही में किराए पर लिए गए मकानों की जानकारी जुटाई जाने लगी। कई जगह पूछताछ करने और रिकॉर्ड देखने के बाद पुलिस एक मकान मालिक तक पहुंची। उसने बताया कि कुछ समय पहले एक लड़का और एक लड़की उसके यहाँ किराए पर रहने आए थे। उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। कहा था कि वे एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। किराया भी नकद में दिया था और आसपास के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे।
जब पुलिस ने मकान मालिक को अंकुर और नेहा की तस्वीरें दिखाईं तो उसने तुरंत दोनों को पहचान लिया। उसने कहा, हाँ, यही दोनों मेरे घर में किराए पर रह रहे थे। यही वह सुराग था जिसका दिल्ली पुलिस कई दिनों से इंतजार कर रही थी। अब पुलिस को पता चल चुका था कि दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर में अरविंदो अस्पताल के पास एक पॉश कॉलोनी के किराए के मकान में रह रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की विशेष टीम इंदौर के लिए निकल पड़ी। स्थानीय पुलिस को भी खबर दे दी गई, लेकिन पूरे ऑपरेशन की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। वजह भी साफ थी, जिन दो लोगों को पकड़ना था वे कोई आम आरोपी नहीं थे। दोनों खुद पुलिस अधिकारी रह चुके थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि पुलिस कब और कैसे कार्रवाई करती है। अब पुलिस उस मकान के बाहर पहुंच चुकी थी, बस दरवाजे पर दस्तक देनी बाकी थी। 18 जुलाई 2025 कई दिनों की तलाश के बाद आखिर दिल्ली पुलिस को पता चल गया कि अंकुर मलिक और नेहा पूनिया इंदौर में अरविंदो अस्पताल के पास एक पॉश कॉलोनी के किराए के मकान में छिपे हुए हैं। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग थी और वे अच्छी तरह जानते थे कि पुलिस किसी आरोपी को कैसे पकड़ती है। यही वजह थी कि दिल्ली से पहुंची स्पेशल टीम कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। शाम होते होते पुलिस ने पूरे इलाके पर नजर रखना शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस भी साथ थी, लेकिन इस ऑपरेशन की भनक किसी को नहीं लगने दी गई। कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आसपास तैनात हो गए। कोई गली में खड़ा होकर नजर रख रहा था तो कोई पास की दुकानों के आसपास घूमते हुए मकान पर नजर बनाए हुए था। हर किसी की नजर बस उसी मकान पर थी। पुलिस सही समय का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद वह पल भी आ गया जब पुलिस उस मकान के दरवाजे तक पहुंच गई। रात करीब 8:30 बजे मकान के अंदर लाइट जली। पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों अंदर ही मौजूद हैं। टीम धीरे धीरे मकान के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। कुछ पुलिसकर्मी पहले से ही चारों तरफ तैनात थे ताकि कोई बाहर न निकल सके। कुछ पल इंतजार करने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर हलचल हुई, किसी के चलने की आवाज आई और फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। दरवाजा खोलकर सभी पुलिसकर्मी तेजी से अंदर घुस गए। कुछ ही सेकंड में पूरे मकान पर पुलिस का कब्जा हो चुका था। दरवाजे के सामने नेहा पूनिया खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही नेहा पूनिया की नजर सामने खड़ी दिल्ली पुलिस की टीम पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वह घबरा गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। उधर कमरे के अंदर मौजूद अंकुर मलिक ने जैसे ही पुलिस को देखा, वह पीछे की तरफ भागने लगा। शायद उसे लगा कि किसी तरह वहां से निकल जाएगा, लेकिन बाहर पहले से ही पुलिसकर्मी तैनात थे। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अंकुर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कुछ देर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस की टीम पहले से तैयार थी। कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरह पुलिस के कब्जे में थे। थोड़ी ही देर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। कभी यही दोनों पुलिस की वर्दी पहनकर कानून लागू करते थे, लेकिन अब उन्हीं पर कानून का शिकंजा कस चुका था। कई महीनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार अंकुर मलिक और नेहा पूनिया पुलिस की गिरफ्त में थे। लेकिन इस मामले की जांच अब भी खत्म नहीं हुई थी। अभी यह पता लगाना बाकी था कि करोड़ों रुपए कहां गए और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था। लेकिन पुलिस जानती थी कि असली सबूत अब भी इस मकान के अंदर ही छिपे हैं। इसलिए दोनों को हिरासत में लेने के बाद पूरे घर की तलाशी शुरू की गई। घर का एक एक कमरा देखा गया, अलमारियां खोली गईं, बैग चेक किए गए और हर सामान की बारीकी से जांच की गई। तभी पुलिस के हाथ पहला बड़ा सबूत लगा। एक बैग के अंदर करीब 12 लाख रुपए नकद रखे मिले। नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया कि दोनों बैंक खातों का इस्तेमाल करने के बजाय ज्यादातर नकद में ही खर्च कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की नजर एक अलमारी पर गई। जैसे ही अलमारी खोली गई, अंदर सोने के सिक्के और गोल्ड बिस्कुट रखे मिले। जांच में पता चला कि उनका कुल वजन करीब 820 ग्राम था। तलाशी यहीं नहीं रुकी। ड्रेसिंग टेबल और घर की दूसरी जगहों से करीब 200 ग्राम सोने के जेवर भी मिले। पुलिस का मानना है कि फ्रॉड से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में लगाया गया था ताकि पैसों को आसानी से छिपाया जा सके। तलाशी के दौरान पुलिस को 11 स्मार्टफोन भी मिले। जांच में पता चला कि अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि पुलिस के लिए उनकी लोकेशन और गतिविधियों का पता लगाना आसान न हो। घर से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ। जब पुलिस ने उसे खंगाला तो उसमें कई अहम दस्तावेज मिले। डिजिटल डिवाइस आज किसी भी जांच में बेहद अहम सबूत बन सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल या हार्ड डिस्क में मौजूद फाइलें
ईमेल और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड कई बार पूरी साजिश को समझने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसी लैपटॉप में फर्जी कोर्ट ऑर्डर और उनके ड्राफ्ट सेव थे। पुलिस का आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए गलत खातों में ट्रांसफर कराए गए थे। अब दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ अंकुर और नेहा ही नहीं थे, बल्कि उनके खिलाफ कई अहम सबूत भी मिल चुके थे। इसके बाद दोनों को इंदौर से दिल्ली लाया गया और पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस मामले में शामिल इलियास, आरिफ और शादाब को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो कई नई बातें सामने आईं। जांच के मुताबिक दोनों को पता था कि अगर करोड़ों रुपए बैंक खातों में पड़े रहे तो पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पैसे को ऐसी चीज में बदल दिया जाए जिसे छिपाना भी आसान हो और जरूरत पड़ने पर बेचकर फिर से पैसा भी मिल जाए। इसी वजह से दोनों ने करीब 1 करोड़ रुपए का सोना खरीद लिया। उन्होंने सोने के सिक्के, गोल्ड बिस्कुट और दूसरी सोने की चीजें खरीदी। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर खरीदारी नकद में की गई ताकि पैसों का सीधा रिकॉर्ड कहीं दर्ज न हो। सोना खरीदने के अलावा दोनों ने लाखों रुपए नकद भी अपने पास रखे। रोजमर्रा के खर्च भी ज्यादातर नकद में ही करते थे। पुलिस का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बैंक खातों का कम से कम इस्तेमाल हो और पैसों का रिकॉर्ड आसानी से सामने न आए। जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने कई नए मोबाइल फोन खरीदे थे। पुलिस के मुताबिक अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड इस्तेमाल करने का मकसद अपनी पहचान छिपाना और पुलिस के लिए उनकी लोकेशन तक पहुंचना मुश्किल बनाना था। इसके बाद दोनों ने लगातार भागते रहने के बजाय आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि दिल्ली छोड़ने के बाद दोनों कई शहरों में घूमते रहे। वे कभी गोवा गए, कभी मनाली पहुंचे और कभी कश्मीर भी घूमने गए। जहां भी गए बिल्कुल आम पर्यटकों की तरह रहे। अच्छे होटलों में ठहरे, खरीदारी की और खुलकर पैसे खर्च किए। शायद उन्हें लगने लगा था कि अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक बात का दोनों हमेशा ध्यान रखते थे, वे अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताते थे। होटल में नकली नाम से कमरा लेते। कई शहर बदलने के बाद दोनों ने आखिरकार मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने का फैसला किया। अरविंदो अस्पताल के पास एक पॉश कॉलोनी में उन्होंने किराए पर मकान लिया। मकान मालिक से कहा कि वे एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। किराया भी पहले ही नकद में दे दिया और पड़ोस के लोगों से भी ज्यादा मेलजोल नहीं रखा। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब दिल्ली पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस समय वे नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय दिल्ली पुलिस एक एक सुराग जोड़कर उनके करीब पहुंच रही थी। दोनों की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा झटका उनके परिवारों को लगा। जब यह खबर मीडिया में आई तो घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ। अंकुर मलिक की पत्नी को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस पति पर उन्होंने हमेशा विश्वास किया, वही करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। उनके लिए एक और बड़ी बात यह थी कि अंकुर का नेहा पूनिया के साथ रिश्ता भी सामने आया। उधर नेहा पूनिया का परिवार भी हैरान रह गया। नेहा भी शादीशुदा थी। परिवार को कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी निजी जिंदगी में ऐसा रिश्ता चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद जब यह बात सामने आई तो दोनों परिवारों के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 31 मार्च 2025 को 3 अलग-अलग केस दर्ज किए थे। जांच पूरी होने के बाद तीनों मामलों में अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इन मामलों में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने के आरोपी आरिफ, मोहम्मद इलियास और शादाब को अदालत से जमानत मिल चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी अंकुर मलिक और सह आरोपी नेहा पूनिया को साल 2026 तक भी अदालत से कोई राहत या जमानत नहीं मिली है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। इस मामले से एक और जरूरी बात सीखने को मिलती है। किसी भी सिस्टम की जानकारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर उसी जानकारी का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के बजाय गलत काम के लिए किया जाए, तो वही जानकारी इंसान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत भी बन सकती है। चाहे कोई आम इंसान हो या खुद पुलिस अधिकारी, अगर कोई कानून तोड़ता है, तो एक दिन उसे उसका जवाब देना ही पड़ता है। गलत रास्ता शुरुआत में आसान और फायदेमंद जरूर लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। चाहे कोई कितना भी समझदार क्यों न हो, अपराध करते समय कोई न कोई गलती जरूर रह जाती है और वही एक छोटी सी गलती जांच एजेंसियों को सच तक पहुंचा देती है, लेकिन उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। चाहे कोई कितना भी समझदार क्यों न हो, कोई न कोई गलती जरूर रह जाती है और वही एक गलती उसे कानून तक पहुंचा देती है। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। धन्यवाद।